उसके बाद है जी रेलवे एज़ कैरियर। रेलवे एज़ कैरियर को देखने से पहले हम कानूनी डेफिनेशन के मुताबिक देखेंगे कि रेलवे किसे कहते हैं। एक सड़क जिस पर लोहे की पटरियां बिछाकर रेल चलाई जाती है। इसकी मालिक या तो खुद हुकूमत होती है या कोई कंपनी आमा, महदूद या कोई शख्स वाहिद। ठीक है, तो उसको हम क्या एज अ रेलवे डेफिनेशन में शामिल कर सकते हैं। और रेलवे इज़ ओन्ड and run by the government, so it is not a common carrier. The carriage of goods by railway is governed by the Railway Act 1890। कि वो कहता है कि जो रेलवे है वो गवर्नमेंट की है, ठीक है, तो वो कॉमन कैरियर में नहीं आएगी। और जो कैरेज ऑफ गुड्स है रेलवे की तरफ से वो गवर्नड होगी बाय द रेलवे एक्ट 1890। ठीक है, तो आगे वो बता रहा है कि रेलवे मीन्स अ रेलवे और एनी पोर्शन ऑफ अ रेलवे। रेलवे का मतलब रेलवे या कोई भी ऐसा पोर्शन जो रेलवे का हिस्सा हो, फॉर द पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर, एनिमल और गुड्स एंड इंक्लूड्स, जो कि पब्लिक पैसेंजर्स के लिए हो, उनको कैरिज करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जो एनिमल के लिहाज से हो, कोई गुड्स के लिहाज से हो। और वो कहता है कि सेक्शन 3 बता रहा है कि ऐसी चीज़ें ऑल लैंड विद इन दी फेंसेस और अदर बाउंड्री मार्क्स इंडिकेटिंग द लिमिट्स ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू अ रेलवे। कोई भी बाउंड्री, कोई भी मार्क जो कि एक रेलवे स्टेशन के अहाते में लगाया जाता है, जो कि रेलवे का हिस्सा शुमार किया जाता है, ठीक है, वो क्या रेलवे की ज़मीन ही कहलाएगी। ठीक है, ऑल लाइंस ऑफ रेल्स, साइडिंग्स और ब्रांचेस वर्कड ओवर फॉर द पर्पसेस ऑफ और इन कनेक्शन विद अ रेलवे। जो भी लाइन है, ठीक है, जो भी ब्रांचेस काम कर रही हैं, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कनेक्ट करना है एक दूसरे को रेलवे के ज़रिए से। ठीक है, ये सब रेलवे की बाउंड्री, स्टाफ, वर्कर्स उसमें शामिल कर रहा है। ऑल स्टेशन, ऑफिसेस, वेयर हाउसेस, workshops, manufacturers, fixed plant and machinery and other works constructed for the purpose of or in connections with the railway। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे की अपनी वर्कशॉप्स हैं, ठीक है, उसके अपने वेयर हाउस हैं, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरीज़ हैं, फिक्स्ड प्लांट हैं, मशीनरीज़ हैं। जब हम मालगाड़ी के ज़रिए से अपना सामान, कोई गुड्स जो हैं वो पहुंचवा रहे होते हैं दूसरे शहर में, तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा गाड़ियां जो हैं अक्सर लेट हो जाती हैं, वो टाइम पे नहीं आती। ख़ासकर मालगाड़ियां वो तो खड़ी ही रहती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पैसेंजर को कैरी तो करना नहीं होता, लेकिन वो जो गुड्स हैं उसको पहुंचाना है, ठीक है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ, कंसाइनर से कंसाइनी की तरफ। अब जो मालगाड़ी गुड्स लेके जा रही है तो उस पर कोई टाइम लिमिट तो मखसूस है नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि जो पैसेंजर वाली गाड़ी, रेलगाड़ियाँ होती हैं वो भी लेट होती हैं, तो ये तो फिर भी कैरेज ऑफ गुड्स हैं। खुदा न खास्ता कि कहीं पे भी रेलवे का कोई हादसा हो जाता है तो 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं रेल ऑपरेशन को बहाल करने के लिए। ठीक है, तो इस लिहाज से जो गुड्स हैं उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि बिला इम्तियाज़ कोई अनरीज़नेबल वे में कोई ऐसी ताख़ीर ना की गई हो जिसको जानते बूझते हुए ताख़ीर
का सबब बनाकर उस गुड्स को लेट पहुंचाया गया हो। ऑल फेरीज, शिप्स, बोट्स एंड राफ्ट्स which are used or in land waters for the purpose of traffic of railway and belong to or are hired or worked by the authority administering the railway and railway infrastructure। वो एक तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया जो उसमें ठेले यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा, कोई शिप्स हैं, कोई बोट्स हैं। आपने देखा होगा कि जब रेलगाड़ियाँ गुज़र रही होती हैं तो वो एक ठेला सा होता है जिस पे 3-4 बंदे बैठे होते हैं। वो क्या लाइनों को चेक कर रहे होते हैं, जो पेच वगैरह होते हैं उनको सही कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी लाइनों की क्या कर रहे होते हैं, देखभाल कर रहे होते हैं। कोई भी इस तरह की कोई जो चीज़ वो कहता है जो यूज़ होती हैं, चाहे वो पानी के अंदर ही क्यों ना हो, फॉर दी पर्पस ऑफ ट्रैफिक ऑफ अ रेलवे, ठीक है। कोई भी इस तरह की कोई चीज़ है जो पानी के बाहर यूज़ हो रही है, पानी के अंदर यूज़ हो रही है, लेकिन उसका मकसद क्या है कि जो रेलवे का ट्रैफिक है उस पर्पस के लिहाज से उसको यूज़ किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या शामिल हो जाती हैं, रेलवे एक्ट सेक्शन 3 के मुताबिक ये भी क्या होता है, रेलवे का हिस्सा कहलाती हैं और ये डेफिनेशन ऑफ रेलवे में आती हैं। उसके बाद है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेवारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे है कि रेलवे एज बेली, जैसे वो प्राइवेट कैरियर जो था वो वर्क एज बेली काम करता था, ठीक है। The responsibility of a railway administration for the loss, deterioration of animals or goods delivered to be carried by railway shall be that of a Bailey under Contract Act 1872। कहता है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेवारी है, अगर कोई लॉस हो जाता है, कोई जो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, चाहे वो एनिमल्स हों, गुड्स की डिलीवरी के लिहाज से हों, तो रेलवे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एज़ दी बेली एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। बेली के तौर पर जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़िक्स कर दी गई हैं तो वो रेलवे क्या है उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा। एन एग्रीमेंट टू लिमिट द रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी वॉइड, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दे, लिमिटेड कर दे, तो वो क्या होगी, वाइड होगी, अनलेस इट इज़ राइटिंग साइंड बाय द पर्सन्स सेंडिंग टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द एनिमल्स और गुड्स एंड इज़ इन ए फॉर्म अप्रूव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि जो एग्रीमेंट की लिमिट है ना, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहा है, लिमिटेड कर रहा है, वो कहता है कि वाइड होगा अनलेस जो कि इन राइटिंग हो और साइंड बाय द पार्टीज़ हो, ठीक है, सेंडिंग टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवाई जाती हैं, द एनिमल और गुड्स, जो भी हैं, एनिमल हैं या कोई गुड्स हैं उसके लिहाज से, या कोई ऐसी फॉर्म्स जो अप्रूव्ड की जाती हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब इसमें शामिल होंगी। उसके बाद है जी कैरिज ऑफ एनिमल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मालगाड़ी के ज़रिए से हम अपने एनिमल्स जो हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अमूमन अगर देखा जाए तो ये जो बसें हैं वो पैसेंजर्स तो ले जाती हैं, सामान तो ले जाती हैं, लेकिन वो एनिमल्स नहीं लेके जा सकती, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कैरियर भी लेके जाता है ना इन्हें, एनिमल्स को,
तो उसके लिए भी काफ़ी रिस्की काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो बंद डब्बा लेके जा रहा है या वो ऐसे ही खुले आसमान में, और वो जो व्हीकल इस्तेमाल कर रहा है उसकी कोई छत नहीं है, कोई बिजली गिर जाती है, कोई बारिश हो जाती है, ठीक है, और अगर सर्दी लगने की वजह से वो जानवर बीमार हो जाता है तो वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होती ज़्यादा। ये है कि जो हम रेलवे के ज़रिए से भिजवा रहे होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं जिनकी हम डिलीवरी कर रहे होते हैं, वो कुछ लिहाज से सेफ़ होते हैं, ठीक है। उनका वो ख्याल भी रखा जाता है, उन्हें वो चारा भी फराहम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इधर से हमने गाय भिजवानी हो इस्लामाबाद और वो उसको 2 दिन लग जाएं तो वो 2 दिन भूखी खड़ी रहे, ऐसा नहीं होगा। उसको चारा भी दिया जाएगा, उसको पिलाया खिलाया, हर तरह से उसका ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिहाज से वो अगर वो कैरीज करके जा रहा है एनिमल्स को, वो कहता है कि द लायबिलिटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लॉस इज डैमेजेस शैल नॉट एक्सीड 50,000 पर एलिफेंट, 10,000 पर हॉर्स, 15,000 पर म्यूल, कैमल और हॉर्न्ड कैटल एंड 1,000 पर डंकी, शीप, गोट, डॉग और अदर एनिमल। यानी कि आजकल अगर हम देखें, जो एक नस्ल पाई जाती है डॉग की, वो लाखों रुपए में भी बिक रही है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो रेलवे जो हुकाम हैं, जो रेलवे एक्ट है, उसके मुताबिक अगर कुछ लॉस हो जाता है तो वो कितना होगा। सबसे बड़ा जो जानवर है एलिफेंट, जो कि लाखों में पड़ता है, ठीक है, उसका जो लॉस हो जाता है तो वो 50,000 रुपये पर एलिफेंट देगी रेलवे। घोड़ा जो वो भी लाखों में तैयार होता है, उसका कितना 10,000। ये तो बहुत कम है जो डैमेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो ना होने के बराबर ही हम कह सकते हैं, क्योंकि इतनी उनकी कीमत नहीं है, बल्कि इतना उनका चारा ही आ जाता होगा। 1,000 पर डंकी, गोट, शीप्स। अगर उनका कोई प्रॉपर फिटनेस का ख्याल रखा जाए ना, प्रॉपर हेल्थ का ख्याल रखा जाए इन चीज़ों का, तो 1,000 रुपया डेली तो उनके खाने पीने पे लग जाता है, ठीक है। हाउएवर इफ़ अ पर्सन डिक्लेयर हायर वैल्यू एंड पेज मोर चार्जेस, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेप्ट हायर लायबिलिटी। कि वो कहता है कि ताहम एक पर्सन जो है वो डिक्लेयर करता है अपनी वो गुड्स की वैल्यू या एनिमल की वैल्यू, ठीक है, जो चार्जेस हैं जो उनके बताए हुए हैं उससे ज़्यादा हैं, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है हायर लायबिलिटी के तौर पे, ठीक है। इन एवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिकवरी ऑफ compensation for loss, the burden of proving the value of animal shall lie upon the person claiming compensation। अगर आप रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा कर रहे हैं लॉस के बारे में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा। वो कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ वैल्यू ऑफ द एनिमल शैल लाई अपॉन द पर्सन क्लेमिंग कंपनसेशन। जो पर्सन जो है वो क्लेम कर रहा है उस पर फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, वही वैल्यू इसकी क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा, डिक्लेयर्स करेगा। वो कहेगा कि मेरा जो डॉग था, जो हॉर्स था, वो तो भाई 10 लाख का था, ठीक है। उसके लिहाज से अगर डॉग के लिहाज से मुझे आप 1,000 रुपया दे दें या हॉर्स के लिहाज से 10,000 रुपये दे दें, तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। खैर वो इस चीज़ को, वो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे आएगा जो उसको क्लेम कर रहा है। वो बताएगा उस चीज़ के बारे में कि ये मेरी चीज़ इतने की थी, कोई रसीद कोई प्रूफ पेश करेगा उसके बारे में, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 73। उसके बाद है जी कैरेज ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ लगेज। तो हमने देखा कि कैरेज ऑफ एनिमल, अब कैरेज ऑफ लगेज के लिहाज से है। लोग अपनी मोटरसाइकिलें, ठीक है, अपनी इवन के जो उनकी मशीनरी होती है, भारी है या हल्की है, वो भी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिहाज से वो कह रहा है आर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ऑफ एनी लगेज बिलोंगिंग टू आ पैसेंजर अनलेस आ रेलवे एम्प्लॉई हैज़ बुक्ड एंड गिवन आ रिसीट। कि रेलवे हुकाम जो हैं वो उस वक्त तक लॉस के ज़िम्मेवार नहीं होंगे उसके ख़त्म हो जाने पे, उसके तबाह हो जाने पे, कि जब तक वो जो चीज़ें जो थी पैसेंजर की उसने रेलवे में जाके बुक ना कराई हों और उसके बदले में एक रिसीट ना ले ली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने बुक ही ना कराया हो और उसमें सामान भी लाद दिया हो और कोई लॉस भी हो गया हो तो बाद में कहे कि ये जो मेरा लॉस हुआ है इसको मुझे आप कंपनसेट करें। पहले वो देखा जाएगा कि उसने बुक भी करवाया था कि नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पे गाय वाली मिसाल ले लेते हैं कि मालगाड़ी तो खड़ी रहती है, ठीक है, उसको वक्तन फ़वक्तन वक्फे से चेक कर लिया जाता है। कोई एक बंदा है जो अपनी गाय बग़ैर बुक किए कोई सियाना बंदा होता है, फ्रॉडलेंटली तौर पे जाके उसमें अपनी गाय घुसा देता है कि मैं उसको यहाँ से घुसेड़ देता हूँ, वहाँ पे वो बंदा ले लेगा। तो खुदा न खास्ता रास्ते में कोई लॉस हो जाता है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाएगी कि जो बंदा इसको दे के गया था रेलवे हुकाम को या जो उसको बुक करवाने आया था, क्या उसने रसीद भी ली थी। ऐसा भी होता है कि अगर आप टिकट नहीं लेते ना तो बार बार से टीटी के साथ हेलो हाय कर लेते हैं। टीटी जो है वो बग़ैर बुक किए सीट पैसे अपनी जेब में रख लेता है पैसेंजर के लिहाज से और उसको वो सीट दे के चला जाता है। उसे पता होता है कि इस शहर से इस शहर तक ये सीट जो है वो खाली पड़ी हुई है, तो वो पैसे ले लेता है बंदे से, कहता है कि इधर इस सीट पे बैठ जा, फ़लाँ शहर तक तुझे कोई नहीं आके तंग कर सकता, ठीक है। और वो चाहे तो वो पैसे अपनी जेब में रख लेता है, ऐसे होता भी है, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि अगर कोई नुकसान होता है कोई लगेज के लिहाज से तो सामान को देखा जाएगा कि उसने बुक भी करवाया था या नहीं करवाया था, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो अपना सामान रख के चला गया हो, बुकिंग ही ना हुई हो। तो रसीद के लिहाज से फिर वो जो रेलवे हुकाम हैं वो अपनी तरफ से नुकसान का हर्जाना देने के लिए या जो भी लॉस हुआ है उसको फुलफ़िल करने के लिए रसीद को देखा जाएगा और उसके मुताबिक जो उनका एक्ट है वो फिर लॉस की भरपाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हैं जी आर्टिकल्स ऑफ स्पेशल वैल्यू, कि कुछ ऐसी आर्टिकल जो कि स्पेशल वैल्यू रखती हैं। व्हेन द वैल्यूएबल आर्टिकल मेंशनड इन द सेकंड शेड्यूल आर कंटेन्ड इन एनी पार्सल and the value of such article exceed 10,000 the railway shall not be responsible for the loss। कोई ऐसा आर्टिकल जो कोई जिसकी स्पेशल वैल्यू 10,000 से ज़्यादा बनती हो तो उसके लॉस के बारे में रेलवे हुकाम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे या उसके तबाह हो जाने में या ख़त्म हो जाने में, ठीक है। unless the person delivering has declared the value and contents in the forwarding note and has paid a higher freight। लेकिन जहाँ पे वो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्लेयर कर देता है, जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो आर्टिकल हैं, या फिर वो उसको कोई नोट के ज़रिए से डिस्क्लोज़ कर देता है, ठीक है। अक्सर ऐसा भी होता है कि बैंकों की मिसाल दे रहा हूँ कि जब बैंक के सिस्टम ख़राब होते हैं ना तो
तो वो फिर हेड ऑफिस भेजे जाते हैं, वो बाहर किसी से सही नहीं करवाए जाते, बाहर दुकान वाला आके वो सही नहीं करके जाता, ठीक है, क्योंकि बैंक का अपना सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अपनी बैंक की कोई प्राइवेट चीज़ें पड़ी होती हैं। तो हम जो है वो फिर जो चीज़ ख़राब हुई हुई होती है सिस्टम को ले लें, तो उस पर हम मेंशन करते हैं नोट लिख के उसकी प्रॉपर पैकिंग करके कि हैंडल विद केयर। ऐसा होता है ना कि वो जो कैरी करके जा रहे होते हैं, ठीक है, वो ऐसे फेंक देते हैं जिससे वो फिड्डा डिंगा हो जाता है, या अंदर उसके मदरबोर्ड को, सिस्टम के मदरबोर्ड को नुकसान होता है, या अगर उसमें कोई हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है तो वो भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो बहरहाल उसको लिखा जाता है कि हैंडल विद केयर, उस पर नोट एक लगा दिया जाता है। वो भी इसी की बात कर रहा है कि जब तक ये नोट ना लिखा गया हो, उसकी वैल्यू डिक्लेयर ना की गई हो या हायर फ्रेट पेड ना किया गया हो, ठीक है। When any parcel whose value has been declared, the compensation for loss shall not exceed the value so declared। कि कोई भी ऐसा पार्सल जिसकी वैल्यूज़ जो हैं डिक्लेयर्ड की गई हैं, द कंपनसेशन, जो उसकी कंपनसेशन है लॉस के हवाले से, वो एक्सीड ना करे द वैल्यू सो डिक्लेयर, जो उसने डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। ये ना हो कि उसने वैल्यू कुछ और बताई और जब लॉस हुआ तो उसने कहा कि 10,000 की उसने डिक्लेयर की, बाद में जब लॉस हुआ तो 15,000 लेने आ गया। ऐसा नहीं होगा। और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जामिन द पार्सल बिफोर एक्सेप्टिंग इट, कि रेलवे हुकाम अगर कोई जो पार्सल ले रही है तो पहले उसको ख़ुद एग्जामिन करेगी एक स्पेसिफ़िक वे से, ठीक है, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 75 ऑफ द रेलवे एक्ट। उसके बाद है जी बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट अगेंस्ट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ऑफ गुड्स और एनिमल्स, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द क्लेमेंट टू प्रूव हाउ द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन वाज कास्ट। कि जब रेलवे हुकाम की तरफ से जब कोई कंपनसेशन दिया जाता है किसी भी लॉस के एवज़, ठीक है, कोई उसका एनिमल था या कोई गुड्स था जो कि एनिमल मर गए या गुड्स जो है वो ख़राब हो गए या तबाह हो गए, ठीक है, तो उसमें वो कहता है कि जो क्लेमेंट है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसको प्रूव करे कि कैसे किस तरह से लॉस हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो है जो लॉस होगा वो ख़ुद ब खुद क्या है कि रेलवे हुकाम की तरफ से उसको बना के दे दिया जाएगा कि ये चीज़ थी, या लॉस को उसको डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। वो कहता है कि क्लेमेंट की ज़िम्मेवारी नहीं है कि वो उसको प्रूव करता फिरे, ठीक है। उसके बाद आ गया कि नोटिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। अ पर्सन इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू ए रिफंड ऑफ अ ओवरचार्ज in respect of animals or goods carried by the railway, or to compensation for the loss, destruction or deterioration of animals of goods unless his claim has been made in writing within 6 months from the date of delivery of the animals of goods। कि ऐसा हुआ कि वो गुड्स दे के गया, कोई एनिमल दे के गया और उसका लॉस हो गया, ठीक है, और वो उसको पता चल गया उसका जो मालिक था, तो उसका वो कह रहा है कि जो भी एनिमल मरा, जो गुड्स थी उसकी ख़त्म हो गई, तो जो बंदा है ना जिसकी वो चीज़ें थीं वो क्लेम कर सकता है अपने गुड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में राइटिंग के तौर पे विद इन 6 मंथ, 6 माह के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एनिमल ऑफ गुड्स, कि जिस तारीख़ को वो गुड्स या एनिमल दे के जा रहा है, अगर बाद में उसे पता चलता है कि ये मेरी जो चीज़ थी या जो एनिमल था वो एक्सपायर्ड हो चुका है, तो वो फिर इन राइटिंग फॉर्म में 6 महीने के अंदर अंदर
जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेलवे हुकाम है, उनको लिख के देने का पाबंद होगा। इनकी क्लेम जो करेगा वो इन राइटिंग करेगा। अगर वो ऐसे नहीं करता तो उन्हें क्या पता कि कौन किसकी क्या चीज़ थी, ठीक है, कौन इसका मालिक था, किसको देना है किसको नहीं देना। बहरहाल वो पाबंद होगा 6 महीने के अंदर अंदर लिख के देने के लिए जो उसकी गुड्स या एनिमल एक्सपायर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है जी फॉल्सली डिस्क्राइब्ड। The railway shall not be responsible of the loss, destruction or deterioration of the goods which have been falsely declared, and if the loss, destruction or deterioration is in any way cautioned by the false declaration। ये हमने देखा है, अकेले रेलवे की बात नहीं हो रही, वो चाहे कॉमन कैरियर हो, वो चाहे प्राइवेट कैरियर हो, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर जो बंदा है, ठीक है, जो बुक करवाने आया हुआ है, जो एनिमल है, जो गुड्स है, वो पर्सन उस चीज़ के बारे में खुल के नहीं बताता, वो कोई फ्रॉडलेंटली तौर पे या उसको फॉल्सली तौर पे झूठ बोल के कंसीलमेंट करके जो चीज़ भिजवाना चाह रहा है, तो उसके लिहाज से बाद में पता चलता है कि वो जो गुड्स था, ठीक है, वो ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। तो उसकी फॉल्सली डिस्क्रिप्शन की वजह से फिर वो जो रेलवे हुकाम है वो फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उसके लॉस के बारे में। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला, जो सच था उसको छुपाया। अब उसके बाद जो रेलवे हुकाम है वो फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी कंपनसेशन। When an officer, soldier, sailor, airman or follower loses his life or receive any personal injury during duty upon railway, the compensation shall be given according to the military, naval and air force laws। कि कोई भी उनका ऑफिसर, कोई एयरमैन, कोई उनका सिपाही जो कि अपनी ज़िंदगी का लॉस कर बैठता है, ठीक है, उसको जो या उसको कोई पर्सनल इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग द ड्यूटी अपॉन रेलवे, कि ड्यूटी के दौरान ही कोई उसको लॉस हो जाता है या उसकी लाइफ एक्सपायर हो जाती है, तो उसको जो कंपनसेशन दिया जाता है वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्सेस लॉज, ठीक है। और सेक्शन 79 ये बता रहे हैं कि उसको जो भी कंपनसेशन दी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्स के मुताबिक होगी। उसके बाद है जी फाइलिंग ऑफ सूट। वेयर 2 or more railway administrations are involved, a suit for compensation for loss of life or injury or loss, destruction or deterioration of animals or goods can be filed against any railway administration। जहाँ पे 2 स्टेशंस या 2 रेलवे हुकाम 2 स्टेशनों के, ठीक है, वो इन्वॉल्व हों, तो फिर अगर कोई आपकी जो गुड्स थी या जो एनिमल था एक्सपायर हो गया, तो आप फिर किसी भी, आपका जो दिल करे, किसी भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को पार्टी बना के आप केस कर सकते हैं। एक्सीडेंट ऑफ पैसेंजर। इफ़ ए पैसेंजर डाइज और गेट्स इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट, द रेलवे शैल बी लाइबल टू पे 1 लाख to the heirs of deceased and 10,000 to the injured passenger। कहता है कि सेक्शन 82 क्लॉज ए कहती है कि अगर कोई पैसेंजर है वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है या वो इंजर्ड हो जाता है, तो रेलवे हुकाम जो हैं, ठीक है, बाय द वे ऑफ रेलवे एक्सीडेंट, तो रेलवे जो है वो लाइबल है 1 लाख रुपए तक, जो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई वो उसके वारसान को दिए जाएंगे डिसीज़ के, और 10,000 रुपये तक उस इंजर्ड पर्सन को दिया जाएगा, ज़ख्मी को दिया जाएगा, जो कि रेलवे एक्सीडेंट की वजह से ज़ख्मी हुआ था, ठीक है। उसके बाद है जी एक्सीडेंट ऑफ पर्सन। If a person other than the passenger dies or gets injured as a result of railway accident, the railway shall be liable to pay 1 lakh to the
heirs of the deceased and 10,000 to the injured of the accident is proved to have occurred due to railways negligence। वही बात है कि अगर कोई पैसेंजर अपनी ज़िंदगी हार देता है या उसकी मौत वाक़ई हो जाती है या कोई ज़ख्मी हो जाता है और वो प्रूव भी हो जाता है कि ये रेलवे जो स्टाफ था, रेलवे की नेग्लिजेंस की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और वो ज़िंदगी भी चली गई और वो ज़ख्मी भी हो गया, तो उसमें भी वो कहता है कि ज़िंदगी जाने की सूरत में 1 लाख रुपए और इंजर्ड होने की सूरत में 10,000 रुपये तक देने की पाबंद है। ठीक है रेलवे। तो ये था जी हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, कैरिज ऑफ गुड्स बाय लैंड। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ आसानी से बता दिया गया है और सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। मैंने पहले भी कहा था कि आप भी कह रहा हूँ, जब आप बुक्स को लेके बैठते हैं ना तो लेक्चर आप सुनते हैं या लेक्चर आप सुनते हैं बाद में बुक पढ़ लेते हैं तो आपके जहन में एक स्केच सा बन जाता है, वो चीज़ आपको फिर भूलती नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप बुक भी ना लें, लेक्चर को भी इतना अहम ना समझें, इम्पोर्टेंस ना दें, तो वो फिर जाहिर सी बात है आपके लिए जो ना पढ़ना है, नॉन सीरियसनेस, वो आपके लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो बहरहाल ये कि जिस तरह से समझाया गया है आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्लास में, या आप मुझे वॉइस कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मसला हो या परेशानी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।